कुछ जवाब केवल तब सामने आते हैं जब कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा होता, जब कोई देख नहीं रहा होता। सिर्फ गलत दरवाजा खोलना, किसी असंबंधित जगह पर तलाश करना या बस यूं ही खड़े रहना ही काफी था। नंबर 10। हेराक्लियन नामक खोया हुआ शहर ऐतिहासिक किंवदंतियों में लंबे समय से मौजूद रहा है, जिसे प्राचीन मिस्र का एक कभी गुलजार महानगर बताया गया है, जो एक प्राकृतिक आपदा आने पर खो गया और भुला दिया गया। इस शहर को कभी कभी थोनस भी कहा जाता है। ये प्राचीन बंदरगाह शहर था जो नील नदी के कैनोपिक मुहाने के पास भूमध्य सागर पर अलेक्जेंड्रिया के उत्तर पूर्व में स्थापित किया गया था। ये एक केंद्रीय मंदिर के चारों ओर बना था और आपस में कटती नहरों से विभाजित था। बंदरगाह, घाट, मंदिर और मीनार नुमा घर सभी पुलों और नावों के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। अंतिम काल तक हेराक्लियन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह के रूप में स्थापित हो गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कर संग्रहण का मुख्य बंदरगाह था। सामान इसकी अंतर्देशीय सहोदर नगर, जो अब नोक्रेटिस है, के माध्यम से ले जाया जाता था, जो नील के और ऊपरी हिस्से में एक और बंदरगाह था। ये नगर 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच फला फूला और यूनानी व्यापारियों का स्वागत करता था, जो यहाँ बस रहे थे और मिस्र के शासकों द्वारा रक्षक के रूप में भी स्थापित किए गए थे। विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के कई लोग व्यस्त बाजारों में आपस में मिलते जुलते रहे होंगे। हालांकि यह नगर हेराक्लियन बहुत अच्छी तरह चला, लेकिन यह प्राकृतिक आपदा के खतरों और प्रभाव का सामना नहीं कर सका। समय के साथ और सदियों तक भूकंप, सुनामी और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण यह नगर कमजोर होता गया और 101 ईसा पूर्व तक इतिहासकारों के अनुसार एक बड़ी बाढ़ की घटना के बाद वह केंद्रीय द्वीप जिस पर हेराक्लियन बसा था, मिट्टी के द्रवीकरण के कारण ढह गया। जैसे ही इमारतें गिरने और पानी में समाने लगी, नागरिकों ने शहर छोड़ दिया। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक जो कुछ भी बचा था वो पानी के नीचे डूब गया और समुद्र तल पर जाकर बैठ गया। समय के साथ खो गया। ये केवल धुंधली यादों और बाद की कहानियों में ही मौजूद था। आधुनिक पुरातत्वविदों ने लंबे समय तक हेराक्लियन के अवशेषों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादातर असफल रहे, क्योंकि जो कुछ बचा था वो रेत और मलबे से ढका हुआ था। अगले 1200 वर्षों तक ये शहर अपनी समुद्री कब्र में अछूता, बिना किसी छेड़छाड़ के और सुरक्षित रहा, जब तक कि वर्ष 2000 नहीं आ गए। उस साल एक फ्रांसीसी पानी के नीचे काम करने वाले पुरातत्वविद फ्रैंक गॉडिलो मिस्र के अबुकीर खाड़ी में खोजबीन कर रहे थे। वो नेपोलियन के खोए हुए 1798 के बेड़े की तलाश कर रहे थे, लेकिन युद्ध पोतों के बजाय गॉडिलो को कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज मिली। उन्होंने और उनकी टीम ने मिस्र के देवताओं की विशाल पत्थर की मूर्तियां, सोने के सिक्के, प्राचीन जहाज, लंगर और मंदिर के खंडहर खोजे। इस खोज के बाद टीम ने मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय के साथ मिलकर साइट का साइड स्कैन सोनार से सर्वेक्षण किया। सब बॉटम प्रोफाइलर, सैटेलाइट पोजिशनिंग और अन्य गैर हस्तक्षेपकारी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया। आखिरकार वे कुछ अविश्वसनीय की पुष्टि करने में सफल रहे। आखिरकार हेराक्लियन पूरी तरह जादू और मिथकों की कहानी नहीं थी। प्राचीन बंदरगाह शहर के अवशेष तबाही के बाद भी बच गए थे और सदियों तक अपनी समुद्री कब्र में सुरक्षित रहे। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो 6 बाई 9 मील के क्षेत्र में है ही अब तक खोजा गया है। तब से इस स्थल की खोज जारी है, जिससे और भी खजाने और नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जो आधुनिक पुरातत्व को पहले ज्ञात नहीं थी। इस अद्भुत स्थल से प्राप्त कुछ कलाकृतियों में भव्य मंदिर, आभूषण, सिक्के, धार्मिक वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो सभी इस शहर की सुंदरता और भव्यता को दर्शाते हैं। हर नई खोज हेराक्लियन में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में हमारी समझ को और गहरा करती है। वहाँ 700 से अधिक प्राचीन लंगर पाए गए हैं और अब तक 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच 5 पहचाने गए जहाजों के ढांचे मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हेराक्लियन में कितनी समुद्री गतिविधियां होती थीं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वो बंदरगाह कितना व्यस्त रहा होगा। खोजों में एक प्राचीन यूनानी सैन्य जहाज भी शामिल है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि जब शहर के एक मंदिर का पतन हुआ था, तब वो जहाज तट के पास खड़ा था। यहाँ 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक यूनानी अंतिम संस्कार परिसर भी मिला है, जिससे मिस्र में यूनानी कब्जे से जुड़े और सवालों के जवाब मिलते हैं। नंबर 9। 1963 की ग्रेट ट्रेन डकैती ब्रिटिश इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक अपराधों में से एक थी। उसी अगस्त महीने में बहुत ही बारीकी से काम करने वाले अपराधियों के एक गिरोह ने ग्लासगो से लंदन जा रही एक रॉयल मेल ट्रेन पर हमला किया था। लुटेरे 2 मिलियन पाउंड से अधिक लेकर भागने में सफल रहे, जो आज के समय में 60 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा के बराबर है। यह डकैती बहुत ही अच्छे से योजनाबद्ध थी और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे कि वे माल लेकर भाग सके और पकड़े न जाएं। लेकिन गैंग ने एक बड़ी गलती कर दी थी। जब वे अपने छुपने की जगह से भागते समय कई जगहों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गए थे। ग्रेट ट्रेन डकैती की शुरुआत कई महीने पहले हुई थी
जब अपराधियों को ओल्स्टर के लोगों से अंदरूनी जानकारी मिली थी जिनकी पहचान आज तक उजागर नहीं हुई है। सुबह के शुरुआती घंटों में योजनाबद्ध हमला शुरू हुआ। यह अपराधियों द्वारा लेडबर्न के पास सीयर्स क्रॉसिंग पर रेलवे सिग्नलों के साथ छेड़छाड़ करने से शुरू हुआ। ट्रेन रुक गई और लुटेरों ने हमला करने के मौके का फायदा उठाया। ट्रेन कंडक्टर को तुरंत काबू कर लिया गया और बाकी स्टाफ को भी काबू में कर लिया गया। इसके बाद गैंग उच्च मूल्य के पैकेजों के साथ साथ बड़ी मात्रा में नकदी लेकर फरार हो गया। अपनी योजना में सफल होने के बाद संगठित अपराध समूह बकिंगमशायर के लेदर स्लेड फार्म में अपने ठिकाने में छिप गया। वे यहाँ आराम करते, अपना पैसा बांटते, उसे छुपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते और अपनी अगली चाल की योजना बनाते। लेकिन जब वे छुपे हुए थे तब तक कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनकी तलाश में जुट चुकी थीं और उनके पीछे लगी हुई थीं। डकैती होने के कई दिन बाद गिरोह को अपना ठिकाना छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ वहीं छोड़ गए। आखिरकार वह फार्म हाउस एक सबूतों का गोदाम बन गया जहां अपराधियों के कपड़े, बिस्तर और अन्य निजी सामान सब कुछ छोड़ दिया गया था। एक कैच, केचप की बोतल और एक मोनोपोली बोर्ड इस अपराध को सुलझाने और इसे अंजाम देने वालों को पकड़ने के साधारण लेकिन अहम कारण बन गए। इन दोनों चीजों पर उंगलियों के निशान भरे पड़े थे और यही अनजाने सुराग आखिरकार ज्यादातर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी और सजा का कारण बने। जांचकर्ताओं ने जितने ज्यादा उंगलियों के निशान और अन्य पहचान चिन्ह इकट्ठा कर सकते थे उतने इकट्ठा किए। इसके बाद वे इन निशानों की तुलना उन निशानों से करते जो पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद थे। एक एक करके इस आपराधिक संगठन के सदस्यों की पहचान की गई, उनका पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 13 लोगों का पता लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया और उनके मोनोपोली बोर्ड पर मिले फिंगरप्रिंट्स ने अभियोजन पक्ष की बहुत मदद की। 2 और लोगों का भी पता लगाया गया लेकिन उन्हें कभी आरोपित नहीं किया गया क्योंकि उनके खिलाफ दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। मुख्य सरगनाओं को उनके अपराधों के लिए 30 साल की जेल की सजा मिली। दोषी ठहराए गए लोगों में गॉर्डन गुडी भी शामिल थे, चार्ली विल्सन, ब्रूस रेनॉल्ड्स, बस्टर एडवर्ड्स, रॉय जेम्स, रोजर कॉल्ड्री, जिमी वाइट, टॉमी विस्बी, जॉन डॉली, जिम हसी, रॉनी बिग्स और बॉब वेल्च। हालांकि उन्होंने जो पैसा चुराया था वो कभी बरामद नहीं हुआ और पूरे संगठित गिरोह के कई सदस्य अब भी अज्ञात हैं। नंबर 8 SS गॉथेनबर्ग 1800 के दशक का एक लोहे का बना स्टीमशिप था। इसे 1654 में इंग्लैंड में बनाया गया था और ये अपने जन्म स्थान इंग्लैंड और स्वीडन के बीच एक मार्ग पर चलता रमेना कि 1862 में इसे ऑस्ट्रेलिया में फिर से स्थापित नहीं किया गया। वहां जहाज ने 1873 तक तस्मान सागर में संचालन किया। उसी वर्ष गॉथेनबर्ग को एडिलेड में फिर से बनाया गया, एक ऐसे प्रयास में जिससे इसकी मालवाहक क्षमता और यात्री आवास बढ़ सके। पुनर्निर्माण के बाद इसकी लंबाई लगभग 200 फीट, चौड़ाई 28 फीट और कुल रजिस्टर टन भार 737 हो गया। नवंबर 1874 में सोने की होड़ के दौरान गॉथेनबर्ग ने एडिलेड और पोर्ट डार्विन के बीच, जो उसका सबसे दूरस्थ पड़ाव था, कई यात्राएं की। नियमित प्रक्रिया के अनुसार 16 फरवरी 1875 को जहाज जिसकी कप्तानी रॉबर्ट ऑगस्टस पियर्स कर रहे थे, पोत ने पोर्ट डार्विन के डॉक से न्यूकैसल के लिए रवाना हुआ, रास्ते में कुछ ठहराव के साथ। पियर्स, जो एक संयमी आदतों वाले व्यक्ति थे और अपने साथियों द्वारा बहुत सम्मानित थे, को गॉथेनबर्ग की गति का पूरा उपयोग करने का आदेश दिया गया था और उन्होंने वही किया। 98 यात्रियों और 37 चालक दल के सदस्यों के साथ जहाज कई दिनों की यात्रा के लिए रवाना हुआ। पहले 3 दिनों तक जब ये केप यॉर्क के सोमरसेट की ओर बढ़ रहा था, मौसम बिल्कुल अनुकूल था, लेकिन चौथे दिन हवा और बारिश इतनी तेज हो गई कि गॉथेनबर्ग को मजबूरन बैलास्ट लेना पड़ा। यह सोमरसेट में लंगर डाले रहा, लेकिन हालात इतने खराब हो गए थे कि दोनों लंगर की जंजीरें टूट गईं। 23 फरवरी को तूफान इतना तेज हो गया था कि बादलों की परत ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था। इसके बावजूद गॉथेनबर्ग कुकटाउन से आगे बढ़ता रहा और दक्षिण की ओर लगातार बिगड़ती परिस्थितियों में यात्रा करता रहा। उस दिन वो एक गहरे पानी के रास्ते पर पहुंचा जो क्वींसलैंड के तट और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच स्थित है। ये इलाका खुले समुद्र से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता, हालांकि इसके अनजाने रीफ्स इस यात्रा के लिए विनाशकारी साबित होंगे। 24 फरवरी की शाम को मुख्य पाल तने हुए और स्टीम इंजन पूरी गति से चल रहे थे। गॉथेनबर्ग लगभग चक्रवाती मौसम की ओर बढ़ रहा था। खराब दृश्यता और अप्रत्याशित दिशा परिवर्तन ने SS गॉथेनबर्ग के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शाम 7 बजे ये हेलबर्न द्वीप से कुछ मील पहले ग्रेट बैरियर रीफ के एक हिस्से से टकरा गया। उस समय ज्वार कम था और जहाज रीफ पर ऊंचाई पर फंसा हुआ था। 25 तारीख को सुबह 3:30 बजे तक
कई घंटों तक जहाज को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अंततः यात्रियों और चालक दल को अपनी जान बचाने के लिए लाइफ राफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। उस सुबह सूरज निकलने तक पानी से सिर्फ मस्तूल ही बाहर निकले हुए थे। बच जाने वालों ने जहाज के डूबने की सही जगह बताई थी। इसके बावजूद बाद की कोई भी यात्रा उसे ढूंढ नहीं पाई और तब से ये एक चर्चित रहस्य बना हुआ है। कम से कम 1967 तक, लगभग 10 दशक बाद, जब भाला लेकर मछली पकड़ने वाले 3 मछुआरों ने एक संयोगवश खोज की। उस साल पीटर रेबोलियो और उनके दोस्त क्वींसलैंड के तट के पास एक छोटी नाव में भाले से मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने पानी से कुछ अजीब सा बाहर निकला हुआ देखा। उन्होंने वहां कई बार मछली पकड़ी थी और कभी भी इस उभरे हुए हिस्से पर ध्यान नहीं दिया था। जब उन्होंने उस चीज को पास से देखा और टटोला तो धातु की आवाज आई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी जहाज का मलबा खोज लिया है। इतिहासकारों और विशेषज्ञों को इस खोज की सूचना दी गई और पेशेवर गोताखोरों को जांच के लिए भेजा गया। कुछ ही समय में कई पहचान चिन्ह सामने आए, जिनमें एक खुदा हुआ कछुए का खोल भी था, जिस पर उन लोगों के नाम लिखे थे जो उस घटना से बच गए थे। सूची में सबसे ऊपर था शीर्षक SS गॉथेनबर्ग का मलबा। नंबर 7, मार्गरेट जे प्रॉफिट का जन्म 1958 में हुआ था और उन्होंने 1980 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने राजनीतिक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1994 में वह वाशिंगटन विश्वविद्यालय में गणित पढ़ने के लिए वापस स्कूल गई, जहां उन्हें खगोल विज्ञान विभाग से छात्रवृत्ति मिली। इस दौरान मार्गरेट को मीडिया में भी प्रसिद्धि मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने मैकार्थर फेलोशिप जीती थी और स्तनधारी प्रजनन नलिकाओं पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए एक सिद्धांत भी विकसित किया था। कई मीडिया संस्थानों जैसे साइंटिफिक अमेरिकन, टाइम और पीपल मैगजीन ने 35 वर्षीय मार्गरेट को एक अपरंपरागत वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में वर्णित किया। हालांकि मार्गरेट के पास जीव विज्ञान में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। मार्गरेट को एक विकासवादी जीव विज्ञानी माना जाता था, जिन्होंने डार्विन के विकास के सिद्धांत की माहवारी में भूमिका पर अपने निष्कर्ष प्रकाशित करने के लिए और भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मॉर्निंग सिकनेस और एलर्जी। मार्गरेट का मानना था कि ये प्रक्रियाएं शरीर का रोगाणुओं और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों से छुटकारा पाने का तरीका है। काफी अजीब बात है कि मार्गरेट अचानक एक बेहद अजीब रहस्य का अनजाने में हिस्सा बन गई, जब वह अचानक गायब हो गई और सिर्फ सुर्खियों से ही नहीं, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। ये बात ज्यादा प्रचारित नहीं हुई थी कि वह लापता हो गई थी, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ वह इतना आसान नहीं था कि एक दिन यहाँ थी और अगले दिन गायब हो गई। यह धीरे धीरे हुआ, जैसा कि उनके साथ भौतिकी की कक्षा लेने वाले एक पूर्व छात्र माइक मार्टिन ने बाद में जाना। ये 2009 की बात है, जब मार्टिन को अपनी पूर्व सहपाठी का काम मिला और उन्होंने उसे गूगल किया। जो उन्होंने पाया वह एक बेहद साधारण विकिपीडिया पेज था, जिसमें कोई हालिया अपडेट नहीं थी और उनके मौजूदा ठिकाने को लेकर कुछ बहस चल रही थी। तभी उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश शुरू की और पता चला कि मार्गरेट ने 2002 में अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए थे और धीरे धीरे अपने सहकर्मियों, दोस्तों और बाकी सभी से संपर्क खत्म कर रही थी। मार्टिन ने पाया कि यह एक जानबूझकर की गई गुमशुदगी थी, लेकिन मार्टिन बस इतना ही पता लगा सके। 2004 के अंत और 2005 की शुरुआत में सुराग पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। इन 2 वर्षों के बीच उसके प्रियजन उसकी भलाई को लेकर चिंतित हो गए थे। उन्हें डर था कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रही है और हार रही है। उस साल मार्गरेट की मां करेन ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट कैम्ब्रिज पुलिस को दी थी और उसे ढूंढने की उम्मीद में एक निजी जासूस भी रखा था। ऐसा करने की उम्मीद बहुत कम हो गई थी, जब तक कि 2012 में एक अप्रत्याशित खोज ने इस अजीब रहस्य को सुलझा नहीं दिया। बताया जाता है कि मार्टिन, जो मार्गरेट की तलाश को सार्वजनिक कर रहे थे, को करेन से एक ईमेल मिला, जिसमें बताया गया था कि लापता महिला ने उनसे संपर्क किया है। कोई व्यक्ति जो हाल ही में मार्गरेट से मिला था, उसका नाम गूगल कर रहा था। जब उसे मार्टिन का लेख मिला जिसमें लिखा था कि परिवार और दोस्त उसकी तलाश कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने यह जानकारी मार्गरेट को दी, जो अब भी स्वस्थ और जीवित थी। बाद में मार्गरेट ने अपने प्रियजनों से संपर्क किया और बताया कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि वो लापता है या लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। उसने बताया कि वह किसी अनिर्दिष्ट कारण से शारीरिक दर्द से पीड़ित थी और उसने यह सोचकर दूर जाने का फैसला किया कि उसकी बीमारी से किसी को परेशानी न हो। इस बीमारी और बाद में हुई चोटों के कारण वो अब काम करने में सक्षम नहीं रही और तब से बॉस्टन मैसाचुसेट्स में गरीबी में रह रही थी। संयोग से किसी ने उसे रास्ते में देखा और उसके बारे में पता लगाने का फैसला किया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह एक लापता व्यक्ति है। उस छोटी सी बात के बिना मार्गरेट शायद कभी अपने परिवार के पास दक्षिणी कैलिफोर्निया में घर वापस नहीं लौट पाती। नंबर 6, USS पर्च एक पर्पस क्लास पनडुब्बी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा दी थी। युद्ध के शुरू होने से पहले पर्च संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े का हिस्सा थी, जो 1937 में सबमरीन स्क्वाड्रन 6 में शामिल हुई थी। 1 साल बाद वह एल्यूशन द्वीप समूह के सर्वेक्षण कार्य में लगी हुई थी। 1939 में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट की यात्रा के दौरान फिर से बेड़े में शामिल हो गई थी।
अक्टूबर में पर्च फिलीपींस के मनीला के लिए रवाना हुई और एक डिवीजन फ्लैगशिप बन गई। 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, पर्च ने पहले 2 महीने फिलीपींस और डच ईस्ट इंडीज में तैनात रहकर इन स्थानों को जापानी आक्रमण से बचाया। इसने प्रसिद्ध रूप से जापानी परिवहन पोर्ट नो नोजिमा मारू को डुबो दिया था और 1942 तक अपनी सेवा के दौरान ऐसी कई और घटनाएं देखी। अपनी अंतिम लड़ाई के शुरुआती महीनों में पनडुब्बी ने पर्ल हार्बर पर हमले के तुरंत बाद आए जापानियों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और जावा पर आक्रमण आसन्न था। पर्च और कई अन्य अमेरिकी पनडुब्बियों को आक्रमण को रोकने की कोशिश के लिए उस क्षेत्र में भेजा गया था। 1 मार्च 1942 को ये सुराबाया जावा से कुछ मील पहले सतह पर आई और जापानी काफिले पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि मिशन पूरा करने से पहले पर्च का सामना 2 विध्वंसक जहाजों अमाताजाकी और हाजुकाजी से हुआ। जहाज पर मौजूद निगरानी दल ने पनडुब्बी को खोज निकाला और उस पर 32 गोले दागे। पर्च को मजबूरन आपातकालीन गोता लगाना पड़ा, जो शुरुआत में सफल लग रही थी। उन्होंने जल्दी ही विध्वंसक जहाजों पर संभावित हमले के लिए अपनी स्थिति बना ली, लेकिन पेरिस्कोप से देखने पर पता चला कि वे गहराई बम हमले की तैयारी कर रहे थे। पर्च को उम्मीद थी कि वो हमले को अंजाम देने से पहले कम से कम एक को डुबो देगी और वो 90 फीट ऊपर आ गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों विध्वंसक पर्च के ऊपर आ गए और उन्होंने 12 गहराई बम गिराए, जिससे पनडुब्बी बुरी तरह क्षतिग्रस्त और छिली हुई रह गई। भारी नुकसान के बावजूद वो बच गई और मिशन जारी रखा, जापानी जहाजों पर हमला करने की उम्मीद में। लेकिन उसे फिर से 2 विध्वंसकों ने देख लिया। एक और गहराई बम हमले ने प्रणोदन प्रणाली को नष्ट कर दिया और पर्च पानी के नीचे बिना हिले डुले पड़ी रही। जब वो फिर से सतह पर आई तो बोर्ड पर मौजूद चालक दल के सदस्यों को जापानी विध्वंसक हुच्चो द्वारा उठा लिया गया और उन्हें हाल ही में कब्जे में लिए गए डच ईस्ट इंडीज के जेल शिविरों में ले जाया गया। पर्च बाद में समुद्र तल में डूब गई, जहां वो दशकों तक लापता रही और एक और परेशान करने वाला समुद्री रहस्य बन गई। यह रहस्य 23 नवंबर 2006 तक बना रहा, जब थैंक्सगिविंग डे पर एक अप्रत्याशित खोज की गई। डाइवर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम MV एम्प्रेस पर सवार थी और एक अन्य लापता जहाज की तलाश कर रही थी। वे ब्रिटिश हेवी क्रूजर HMS एक्सेट्रा के मलबे की तलाश कर रहे थे, जो जावा सागर और बावेन द्वीप क्षेत्र में गायब हो गया था। टीम को मलबे की तस्वीरें लेने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें USS पर्च का सीधा खड़ा हुआ ढांचा मिला। उन्होंने लापता पनडुब्बी की निर्माता पट्टिका की तस्वीर ली, जिससे यह स्पष्ट रूप से पहचान में आ गया कि यह वही पनडुब्बी है जो इतने वर्षों से लापता थी। नंबर 5, गैलेनिक कॉर्पस मुख्य रूप से चिकित्सा ग्रंथों का एक संग्रह है, जिसे गैलेन के नाम से जोड़ा जाता है, जो 2वीं सदी के ग्रीक चिकित्सक, सर्जन और दार्शनिक थे। गैलेन प्राचीन काल में किसी भी अन्य लेखक की तुलना में सबसे अधिक लेखन करने का रिकॉर्ड रखते हैं। उनके विश्वकोशों में शरीर विज्ञान, रोग विज्ञान और औषध विज्ञान से संबंधित हर चीज का विस्तार से वर्णन किया गया था। 5 खंड, जिनमें गैलेना लिब्रोरम भी शामिल है, डबलिन की मार्श लाइब्रेरी की देखरेख में रहे, जहां वे 1701 से रखे गए थे। हालांकि 1912 में, यानी आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, संग्रह की एक ही किताब अचानक गायब हो गई, जिससे दुख की भावना रह गई, क्योंकि गैलेन के साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा समय के साथ खो गया था। डॉक्टर जेसन मैकगलिगॉट के अनुसार इस खंड की यह विशेष प्रति स्विट्जरलैंड में 1538 में ही छप गई थी। कहा जाता है कि इसमें शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, निदान और उपचार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय जानकारी संरक्षित है। लेकिन सदियों तक यह कृति खो गई, विद्वानों की दुनिया से गायब हो गई और इसके साथ ही वह सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी चली गई। जिस समय ये गायब हुई, उस समय न तो कोई बैकअप था और न ही कोई मानकीकृत संरक्षण प्रणाली। एक किताब बस अपने आप ही मौजूद थी, जब तक कि उसे वितरण के लिए फिर से न लिखा जाए। गैलेनी लाइब्रोरम के मामले में वह मूल प्रति थी, उस ग्रंथ में एकमात्र प्रतिलिपि थी और 1912 में इसे खोई हुई जानकारी के रूप में चिन्हित किया गया था। हालांकि 2012 में जब अधिकांश लोग गैलेन की इन खोई हुई कृतियों को भूल चुके थे, तब एक अप्रत्याशित आशा की किरण उभरी। उस साल डबलिन के एक बैरिस्टर लगभग 500 साल पुरानी किताब के साथ मार्श लाइब्रेरी में दाखिल हुए। वह किताब अखबार में अच्छी तरह लपेटी हुई थी और अच्छी तरह संरक्षित भी लग रही थी। बैरिस्टर ने बताया कि उन्होंने इसे एक कबाड़ की दुकान से खरीदा था, जहां वे एक प्राचीन आईना खरीद रहे थे। वह किताब उन्हें 90 यूरो में बेची गई थी। किसी अज्ञात कारण से खरीदार को शक हुआ और वह इसे लाइब्रेरी में ले आया, जहां उसे कुछ असाधारण बताया गया। वह बेकार सी किताब, जिसे उसने अभी अभी खरीदा था, गैलन के उन लंबे समय से खोए हुए कार्यों में से एक थी। लाइब्रेरी के स्टाफ को यह देखकर हैरानी हुई कि गैलेना लिब्रोरम इतनी अद्भुत स्थिति में थी। उन्होंने यह जताया कि वे कितने खुश हैं कि यह अनमोल चीज उन्हें वापस मिल गई।
जिससे 5 भागों वाली यह किताब एक बार फिर पूरी हो गई। जो बात अब भी अज्ञात है वह यह है कि किताब सबसे पहले गायब क्यों हुई थी और इतने सालों तक उसे किसने संभाल कर रखा था। चमत्कारी रूप से यह समय की कसौटी पर खरी उतरी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रही और यहाँ तक कि एक कबाड़ की दुकान में भी पहुंच गई। नंबर 4, हॉलैंड। 20 जून 1902 में लॉन्च होने वाली प्रयोगात्मक हॉलैंड क्लास की 5वीं पनडुब्बी थी। ये इस क्लास की आखिरी पनडुब्बी भी थी जिसे ब्रिटिश एडमिरल्टी के आदेश पर रॉयल नेवी में संभावित उपयोग के लिए परखा गया था। हॉलैंड वी नौसेना में स्वीकार की जाने वाली पहली पनडुब्बियों में से एक बन गई थी। हॉलैंड वी एक ल ढांचे वाली पनडुब्बी थी जिसकी लंबाई 63 फीट से थोड़ी ज्यादा थी। इसमें शुरुआती पेरिस्कोप्स में से एक भी लगा हुआ था। हॉलैंड वी ने हॉलैंड 3 के साथ सेवा दी, जिन्हें दोनों को जनवरी 1903 में सेवा में शामिल किया गया था। हालांकि इस समय तक जब ए क्लास पनडुब्बियां बाजार में आना शुरू हुई, तब तक हॉलैंड क्लास को पहले ही पुराना माना जाने लगा था। मार्च में हॉलैंड क्लास पनडुब्बियों को और भी नीचे कर दिया गया जब स्टोक्स बे में कैप्टन रेजिनल बेकन के लिए एक प्रदर्शन के दौरान 5 में से एक पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। हॉलैंड वी को बाकी पनडुब्बियों के साथ बंदरगाह रक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। 1909 में एक बेड़े के प्रदर्शन के बाद मीडिया ने पूरी क्लास से उनका समुद्र योग्य होने का पुराना दर्जा छीन लिया। यह दावा 1 साल बाद और मजबूत हो गया जब हॉलैंड वी रॉयल नेवी की पनडुब्बी सेवा के जल क्षेत्र में फंस गई और 1912 तक यह फैसला कर लिया गया कि सभी हॉलैंड क्लास जहाजों को कबाड़ में डाल दिया जाए। उसी साल हॉलैंड वी को नष्ट करने के लिए भेजा गया और उसे शियरनेस की ओर खींचा जा रहा था। रास्ते में वो जहाज डूब गया और इंग्लैंड के सैसेक्स के पास रॉयल सॉवरन लाइट हाउस के पास समुद्र में समा गया। क्योंकि पनडुब्बी को नष्ट किया जाना था, इसलिए उसके डूबने के बाद किसी ने भी उसे खोजने की ज्यादा कोशिश नहीं की। यह कहानी समुद्री रहस्यों की कहानियों में शायद ही कभी शामिल की गई और आम जनता के बीच ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इस तरह हॉलैंड वी को बुला दिया गया, लेकिन एक संयोगवश हुई खोज ने इस अनकहे रहस्य से पर्दा उठा दिया। 1995 में कैंट के एक गोताखोर जिसका नाम गैरी डाउड था, अपनी रोजमर्रा की डाइव कर रहा था जब उसे एक मलबा मिला। पनडुब्बी समुद्र तल पर सीधी खड़ी थी, कुछ हद तक सही सलामत थी, हालांकि उससे अवैध रूप से धातु निकाली गई थी। डाउड ने इस खोज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। 2001 में उसने अपनी अजीब खोज का जिक्र एक पनडुब्बी विशेषज्ञ डॉक्टर एनोस मैकार्टनी से किया। उसी साल मैकार्टनी उस जगह गए और आर्कियोलॉजिकल डाइविंग यूनिट के साथ उस स्थल का अन्वेषण किया। सोनार स्कैनिंग ने इस अभियान को काफी आसान बना दिया और टीम उस कम ज्ञात लापता हॉलैंड वी पनडुब्बी के अंतिम विश्राम स्थल की पुष्टि करने में सफल रही। नंबर 3, संभवतः ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक वह था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खेला गया था। इस प्रसिद्ध घटना को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल का औपचारिक खेल खेले जाने के रूप में दर्ज किया गया था और इसे ब्रिटिश और फ्रेंच रेड क्रॉस की सहायता के लिए धन जुटाने वाले कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। यह मैच 28 अक्टूबर 1916 को लंदन के केंसिंगटन स्थित क्वींस क्लब में आयोजित किया गया था। इसे लंदन में ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल का पहला प्रदर्शनी मैच के रूप में प्रचारित किया गया था। फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला गया था, जिनमें दोनों टीमों में ऑस्ट्रेलियाई सैनिक थे जो उस समय यूके में तैनात थे। एक टीम ऑस्ट्रेलियाई प्रशिक्षण इकाइयों की टीम थी और दूसरी टीम तीसरी ऑस्ट्रेलियाई डिवीजन की टीम थी। दोनों टीमों के सदस्य सभी बहुत कुशल फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनमें से अधिकांश ने भर्ती होने से पहले सीनियर फुटबॉल खेला था। विजेता तीसरी ऑस्ट्रेलियाई डिवीजन की टीम थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई प्रशिक्षण इकाइयों की टीम को 36 से हराया। 3000 से 6000 दर्शक वहां मौजूद थे। खेल के बाद जेरल्ड ब्रोसनन, जो कि पूर्व फिट्जरॉय और गीलोंग चैंपियन थे, ने मेलबर्न के अखबार द विनर के लिए एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने फुटबॉल मैच और चैंपियन का विवरण दिया। इस लेख में ब्रोसनन ने विजेता टीम की एक तस्वीर शामिल की, साथ ही खिलाड़ियों की सूची भी दी। उनमें से एक को उन्होंने गीलोंग के सी आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से बताया और बाद में उन्हें चार्ली सुनहरे बालों वाले डिफेंडर के रूप में संदर्भित किया। बाद के हर ऐतिहासिक विवरण में चार्ली आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम बार बार उल्लेखित किया गया है, लेकिन कुछ उत्साही लोगों ने इस खास व्यक्ति के बारे में एक रहस्य उजागर किया है। खिलाड़ियों के बारे में और जानने की कोशिश के दौरान यह पता चला है कि 1916 में लंदन फुटबॉल खेल में कभी कोई चार्ली आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं खेला था। चार्ली की तस्वीरें भी उस मशहूर मैच की फुटबॉल तस्वीरों में किसी भी टीम के खिलाड़ी से मेल नहीं खाती हैं। सैनिक की पहचान को लेकर सवाल सालों तक चलते रहे, जब तक कि एक समर्पित संग्रहकर्ता जो इसी रहस्य की खोज कर रहा था ने एक संयोगवश खोज नहीं कर ली। जब चार्ली आर्मस्ट्रॉन्ग नाम की खोज की जा रही थी तो उसकी जगह एक ओ आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सामने आया और उसे बारवॉन फुटबॉल क्लब का सदस्य बताया गया,
जिसने गीलोंग में कुछ मैच खेले थे। इस खास नतीजे की आगे खोज करने पर नाम सामने आया, ऑसवाल्ड रॉबर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, या जैसा कि कई लोग उन्हें बुलाते थे, ऑजी। शोधकर्ता ने पाया कि ऑजी ने 1915 में गीलोंग में 3 मैच खेले थे और 1914 से 1915 के बीच बारवोन में भी खेले थे। 1916 में उन्होंने सेना में भर्ती हुए और 3 साल बाद बारवोन में फुटबॉल में वापस लौटे। शोधकर्ता जिन्होंने संयोगवश यह खोज की ने ऑजी आर्मस्ट्रॉन्ग की ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल की पायनियर प्रदर्शनी मैच की तस्वीरों की तुलना की, खासकर उस व्यक्ति से जिसे चार्ली कहा जाता था। ये एक बिल्कुल सही मेल था। फोटो में दिखाए गए सैनिक की पहचान गलती से की गई थी, लेकिन वास्तव में एक चार्ली आर्मस्ट्रॉन्ग मौजूद थे जिनका नाम युद्ध सेवा रिकॉर्ड्स में ऑजी के साथ दर्ज था। लेकिन वे दोनों बिल्कुल अलग दिखते थे और चार्ली उस 1916 के फुटबॉल मैच में शामिल नहीं थे। वह ऑजी आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ऑस्ट्रेलियाई रूल्स फुटबॉलर जिन्होंने विक्टोरियन फुटबॉल लीग के लिए खेला था और ऑस्ट्रेलियाई इंपीरियल फोर्स के साथ विदेश में सेवा की थी, जहां उन्हें जर्मनों ने पकड़ लिया था और वह युद्धबंदी बन गए थे इससे पहले कि उन्हें बचाया गया। नंबर 2, देर से शास्त्रीय काल के दौरान एक जहाज जिसका केवल आधुनिक नाम मोसोस है, एक व्यापारिक जहाज था। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 3री तिमाही के दौरान चला था, लेकिन संभवतः इससे पहले ही बनाया गया था। इसके बड़े माल क्षेत्र में एम्फोरा थे, 2 हैंडल वाले मिट्टी के जार जिन्हें शराब, जैतून का तेल या अनाज के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस मामले में भूमध्य सागर के पार उत्तम दर्जे की शराब का परिवहन किया जा रहा था। इस अवधि के अधिकांश एम्फोरा चियोस एक ग्रीक द्वीप से संबंधित माने जाते थे। 2006 में शौकिया गोताखोर साइप्रस के मोसोला गांव के दक्षिणी तट के पानी में गए थे, ये सोचकर कि वे एक सामान्य तैराकी और अन्वेषण करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक सवाल का जवाब मिल गया। अद्भुत रूप से अच्छी तरह से संरक्षित जहाज की खोज जो सदियों तक लगभग बिना छेड़े रहा था, ये अपने प्रकार का पहकार का पहला मलबा बन गया। ये दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर में मिला देर शास्त्रीय काल का अपनी तरह का पहला मलबा था और ये ऐसी गहराई पर मिला था जहां गोताखोर व्यापक विश्लेषण कर सकते हैं। इस अप्रत्याशित खोज ने जल्दी ही पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने ये समझा कि यह मलबा प्राचीन व्यापार और समुद्री यात्रा की हमारी समझ में मौजूद खामियों को दूर करने की संभावना रखता है। इस स्थल को जल्द ही व्यवस्थित अन्वेषण और अध्ययन के लिए चिन्हित कर दिया गया। मोसोस जहाज का मलबा जल्दी ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष बन गया, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और प्राचीन समुद्री मार्गों तथा एजियन लोगों और दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागरीय समुदायों के बीच व्यापारिक संबंधों के रहस्यों पर काफी रोशनी डालता है। जहाज पर मौजूद बहुमूल्य माल की बड़ी मात्रा ने पुरावशेष विभाग और साइप्रस विश्वविद्यालय की टीम को साइप्रस और एशियन दुनिया के बीच आर्थिक संबंधों को समझने में मदद की है। जहां खुदाई से जहाज के माल, नाविकों और संबंधों के बारे में काफी कुछ पता चला है, वहीं इससे प्राचीन जहाज निर्माण तकनीकों के कुछ अधिक उन्नत रूप भी सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इसके निर्माण में मोर्टिस और टेनन जोड़ तथा बंधन दोनों का इस्तेमाल किया गया था। इस संयोजन ने पूर्वी भूमध्य सागर में जहाज निर्माण तकनीकों के विकास को उजागर किया है और यह भी दिखाया है कि यूनानी और फोनीशियाई तरीकों ने इसके विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अनुसंधानों के परिणाम इस युग के दौरान तकनीकी आदान प्रदान की हमारी समझ को लगातार समृद्ध कर रहे हैं। चल रहे शोध ने पुरातात्विक समुदाय में काफी उत्साह पैदा किया है, क्योंकि हर नई खोज ये जानकारी बढ़ाती है कि हजारों साल पहले लोग, वस्तुएं और विचार समुद्र के पार कैसे यात्रा करते थे। संयोगवश गोता लगाने और आकस्मिक खोज ने साइप्रस के इतिहास के एक बंद दरवाजे को खोल दिया। तब से यह द्वीप देश की सबसे महत्वपूर्ण जलमग्न पुरातात्विक परियोजनाओं में से एक बन गया है। आज हम प्राचीन दुनिया में व्यापार, समुद्री यात्रा और जहाज निर्माण के बारे में अधिक जानते हैं। मोसोस जहाज का मलबा एक समय कैप्सूल था, जिसने उन लोगों, तकनीक और व्यापारिक नेटवर्क के सबूतों को संरक्षित किया जो भूमध्य सागरीय दुनिया को जोड़ते थे। इस स्थल के कई पहलुओं का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है और विशेषज्ञ लगातार ऐसे सूक्ष्म विवरण खोज रहे हैं जो समग्र तस्वीर को समझने में मदद करते हैं। नंबर 1, एक पत्रकार या पुलिस बीट रिपोर्टर जोडी रॉबर्ट्स के गायब होने का मामला अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास के सबसे अजीब लापता व्यक्ति मामलों में से एक है। जोडी को एक मेहनती व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता था, जो कानून प्रवर्तन से जुड़ी खबरों को कवर करने के लिए समर्पित थीं, जिसमें कठिन खबरें भी शामिल थीं। ये 28 मई 1985 की बात है, जब 27 वर्षीय रिपोर्टर, जो उस समय टैकोमा वाशिंगटन के न्यूज ट्रिब्यून के लिए काम कर रहे थे, पैसिफिक लूथरन यूनिवर्सिटी में एक असाइनमेंट के लिए एक सहयोगी से मिलने में असफल रहे और उसके तुरंत बाद लापता घोषित कर दिए गए। उनकी कार एक अखबार के दफ्तर की पार्किंग में लावारिस हालत में मिली थी। कई दिनों तक उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों से कोई संपर्क नहीं किया, जिससे उनके प्रियजन उनकी भलाई को लेकर चिंतित हो गए। यह गुमशुदगी खास तौर पर चिंता का कारण थी, क्योंकि उस समय वह एक काफी खतरनाक खबर, सरकारी भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग कर रही थी। वह उस समय चल रही ग्रीन रिवर हत्याकांड की लंबित जांचों में भी शामिल थी। यह भी आरोप था कि अपनी गुमशुदगी से कुछ महीने पहले जोडी को एक अधिकारी द्वारा धमकाया जा रहा था,
जब पत्रकार ने पियर्स काउंटी शेरिफ विभाग के उच्च पदस्थ कप्तान द्वारा नियंत्रित पदार्थों के कथित इस्तेमाल की जांच शुरू की थी। इन परिस्थितियों ने जांचकर्ताओं को किसी आपराधिक कृत्य की आशंका पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। अगले 1 दशक तक उसकी गुमशुदगी का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, जिससे कई तरह की थ्योरीज सामने आई, क्योंकि कई लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इसी बीच पत्रकार के गायब होने के 5 दिन बाद एक महिला को डेनवर कोलोराडो के ऑरोरा मॉल में घूमते हुए पाया गया। उसे याद नहीं था कि वह कौन है या कहां से आई है, और ऐसा लग रहा था कि उसने अपना पूरा अतीत भूल चुकी है। उसकी तस्वीर स्थानीय अखबार में अमनेशिया पीड़िता शीर्षक के तहत छापी गई, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान सके। जब किसी ने भी उसे नहीं पहचाना तो उस महिला ने खुद को एक नई पहचान दी और खुद को जेन डी कहा। वो डेनवर विश्वविद्यालय गई, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम किया और बाद में अलास्का चली गई, जहां उन्होंने डैन विलियम से शादी की, जिनसे उनकी 4 बेटियां हुई। जेन ने सिटका में पोंगो कंप्यूटर वर्क्स नाम से एक कंप्यूटर और वेबसाइट डिजाइन व्यवसाय भी शुरू किया। 1997 में टैकोमा की पत्रकार के गायब होने के 12 साल बाद जोडी रॉबर्ट्स के भूले बिसरे मामले में फिर से दिलचस्पी जगी और इसने फिर से लोगों का ध्यान खींचा। मामले को सुलझाने की उम्मीद में उसकी तस्वीर अखबार में छापी गई, जिसमें उसकी रहस्यमयी गुमशुदगी की घटनाओं का विवरण था। सिर्फ एक संयोग से अलास्का में उसके साथ काम कर चुकी एक महिला ने लापता महिला जोड़ी की तस्वीरें देखी, जिसे वह जेन डी के नाम से पहचानती थी। उसने अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें वेबसाइट डिजाइनर के घर तक ले गई, जहां जांचकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में वही लापता पत्रकार थी। ये खोज उसके शोकाकुल परिवार के लिए राहत की बात थी, जिन्होंने पिछले 12 साल ये डरते हुए बिताए थे कि वो अब उनके साथ नहीं है। आखिरकार जोड़ी अपने माता पिता से फिर से मिली, लेकिन वो उनके साथ संबंध बनाए रखने में असमर्थ रही, क्योंकि भले ही उसकी पहचान हो गई थी, उसे अब भी अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। वह एक अजीब तरह की भूलने की बीमारी से पीड़ित थी, जिसे चिकित्सा विशेषज्ञ आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूडब्ल्यू के न्यूरोलॉजी विभाग के माइकल कोपास ने समझाया कि भूलने की बीमारी सबसे कम समझी जाने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। उन्होंने समझाया कि ये कई कारणों से हो सकता है, जिसमें मन का किसी भयानक चीज को सहने या देखने के बाद खुद को उससे अलग कर लेना भी शामिल है। डॉक्टर वर्ना नेपे, जो यूडब्ल्यू की सहयोगी है, ने यह भी बताया कि अगर भूलने की बीमारी इतने सालों तक रहती है तो आमतौर पर इसके साथ अन्य लक्षण भी होते हैं, लेकिन इस खास मामले में ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। यह देखा गया है कि भूलने की बीमारी के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई परीक्षण नहीं है। जोड़ी वाकई भूलने की बीमारी से पीड़ित है या नहीं, यह निश्चित रूप से केवल उनकी बात मानकर ही जाना जा सकता है। डॉक्टरों ने, जिन्होंने सबसे पहले उस महिला का इलाज किया था जब वह मॉल में घूमती हुई मिली थी, उसे बताया कि उसे जरूर कुछ खतरनाक अनुभव हुआ होगा, जैसे कि कोई जानलेवा घटना जिससे उसके दिमाग ने सारी यादें दबा दी। लेकिन 12 साल बाद कोई सोच सकता है कि उन यादों में से कुछ फिर से उभरने लगी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां जोडी रॉबर्ट्स के ठिकाने का रहस्य आखिरकार सुलझ गया, वहीं उसके मिल जाने से और भी सवाल उठे। हम अभी भी नहीं जानते कि किन परिस्थितियों ने उसकी गुमशुदगी का कारण बना, उसे भूलने की बीमारी क्यों हुई और वह कौन सी घटना थी जो इतनी भयानक थी कि वह उसके बारे में सब कुछ भूल गई। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। मेरा नाम टाया नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।